पूरा बिहार के इतिहास को समर्पित है, आप ये कह सकते हैं। ये मैप आप देख रहे हैं, पहले भी आपने हमारे पहले सेशन में भी इसको देखा होगा। तो प्रागैतिहासिक काल में बिहार, देखिए बिहार के जो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन है वो पुरातात्विक खुदाई और शोध से प्राप्त उपकरणों, गुफा चित्रों और अन्य अवशेषों के आधार पर किया जाता है। एक दो चीजें मैं आपको थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूं। देखिए अगर आप बिहार के प्राचीन काल के जो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं उनको आप दो तीन पार्ट में बांट के देखें तो चीजें थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, मेनली बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो आप पार्ट है उसको आप साहित्यिक स्रोत में डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद दूसरा जो है वो है यात्रा वृत्तांत में, इसको डिवाइड कर लीजिए, और तीसरा जो पार्ट है वो पुरातात्विक स्रोत में। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होती हैं, समझ में आएगा आपको। पुरातात्विक साक्ष्य, अब जैसे मान लिया साहित्यिक स्रोत में अगर आपने जो पूरी हिस्ट्री है बिहार की उसको डिवाइड किया, तो इसको अगेन आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो एक हो जाएगा आपका धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में डिवाइड कर लिया आपने, और दूसरा जो है वो लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या आएंगे मैं आपको चीजें बता देता हूँ। अब इसमें लगभग जो सभी वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, और जो उनके ब्राह्मण हैं लाइक शतपथ ब्राह्मण है, फिर अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र है जिसमें महाजनपद काल के बारे में दिया है, रामायण, महाभारत और जो अलग अलग टाइप के पुराण है वो सारे धार्मिक साहित्य हो जाएंगे इसके साहित्यिक स्रोत में। अगर आप लौकिक साहित्य में बिहार की हिस्ट्री को देखना चाहें तो इसको आप तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। पहला पार्ट तो आपका जो हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो कि किसका है, कौटिल्य का है। और दूसरा जो है बौद्ध धर्म का इतिहास, बौद्ध धर्म का इतिहास किसने राइट किया है, तो ये लिखा है लामा तारानाथ ने, एक बार प्रश्न पूछा गया। और तीसरा पार्ट इसका आप कर लीजिए जो कि रामचरित है, ये किसकी है, ये संध्याकर नंदी की है, संध्याकर नंदी की। तो ये लौकिक साहित्य में आप तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यात्रा वृत्तांत में देखें तो आपको मेगास्थनीज मिल जाएगा, मेगास्थनीज जिसकी बुक है इंडिका। उसके बाद फिर जो चीनी मतलब लोगों ने यात्रा की, जैसे कि फाहियान है, वेनसांग है, इति सिंह है, इनके जो यात्रा वृत्तांत है उसमें भी बिहार का जो इतिहास है उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हमें मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहले तो जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, उसके बाद जो गुप्तकालीन अभिलेख हैं, फिर नालंदा बिहार के जो अवशेष हमें मिले हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, मृदभांड है, विभिन्न उपकरण है, चित्र। तो इन सब से आप बिहार की जो प्राचीन काल का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हमें यही सब है, और इन्हीं सारी चीज़ों से हम आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हो गए, यात्रा वृत्तांत और पुरातात्विक स्रोत। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हम लेके चलेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो जो मतलब अध्ययन है मेनली डिपेंड करता है वो पुरातात्विक खुदाई पे, शोध से जो उपकरण प्राप्त हुए, गुफा के जो चित्र हैं और जो अवशेष हमें मिले हैं उनसे हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि हाँ ये बिहार की हिस्ट्री इस तरह से रही होगी। देखिए अगर आप बिहार का इतिहास देखें तो ये उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ। और बिहार जो था समृद्धशाली और वैभवशाली इतिहास की संपन्न भूमि है। मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए ये सब लाइन काफ़ी अच्छी होती हैं, अगर आप इनको अपने मेंस की राइटिंग में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और बिहार राज्य पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पाषाण युग से लेकर के ताम्र पाषाण युग तक मानव जीवन और संस्कृति के विभिन्न चरण स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। देखिए अगर सर्वप्रथम आप देखें तो ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्रों के लोगों का उल्लेख मिलता है, जहां पे उनको एक अलग नाम से जाना जाता था, उनको कीकट या क्या कहा जाता था, किरात कहा जाता था। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। और इसी में कि यहाँ के जो निवासियों के लिए एक शब्द यूज हुआ है व्रात्य। ठीक है, व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ के निवासियों के लिए। तो ये पुरापाषाण काल के कुछ अवशेष हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये है पैलियोलिथिक एज यानी जो पुरापाषाण काल है। अब इसमें जीवन शैली अगर हम देखें तो इस काल में मानव कैसा था, तो मानव का जो लाइफ था वो हंटर टाइप का था, यानी आखिटक था और फूड गैदर था, वो फूड को मतलब खाद्य संग्राहक और आखिटक मानव था पूरा पाषाण काल में। प्रमुख स्थल देखें तो दक्षिण बिहार के मगध, और ये मगध है, मगध और नालंदा का क्षेत्र है। अगर अवशेष देखें तो बड़े और खुरदरे पत्थरों के औजार जैसे कुल्हाड़ी मिले, चाकू मिले, खुरपी मिली इत्यादि, ये सारी चीजें मिली हैं। और इनका काल निर्धारण लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के अवशेष हैं ये। महत्व अगर देखें तो इन औजारों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय मानव जीवन शिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरीके से निर्भर था। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जीवन शैली कैसी थी? इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के साथ साथ कैसा बन गया था? ये पशुपालक भी बन गया था। और प्रथम पालतू पशु जिसमें कुत्ता था, जिसने मानव जीवन को इस काल में पालतू बनाना शुरू किया था, कुत्ता। और प्रमुख स्थल तो दक्षिणी बिहार का मुंगेर क्षेत्र है। और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए छोटे आकार के तेज धार वाली पत्थर के औजार थे। इनका काल निर्धारण लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के ये अवशेष माने जाते हैं। और इस काल में उपकरण अधिक परिष्कृत और कार्यकुशल हो गए थे इन कंपेरिजन टू पुरापाषाण काल। ठीक है, देखिए एक दो फैक्ट मैं यहाँ पे नोट कर दूं। बिहार में मुंगेर से पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल छोटे उपकरण मिले हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें दो तीन नाम है। पहला नाम है चिरांद का, चिरांद और चेचर। चेचर कहाँ पे है? तो ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ठीक है, एक है मनेर, ये सब पूछे गए हैं। मनेर ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है। और सोनपुर, सोनपुर ये है गया में। ठीक है, यहाँ से ताम्र पाषाण युगीन वस्तुएं और मृदभांड ये सारे प्राप्त हुए। ठीक, इसके बाद नियोलिथिक एज यानी जो नवपाषाण काल है। तो नवपाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी भाई? तो इस काल में मानव जो था वो खाद्य उत्पादक हो गया था, फूड प्रोड्यूसर बन गया था और बस्तियों में स्थायी रूप से वो निवास करने लगा था। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो ये चिरांद सारण में, चेचर वैशाली, मनेर है ये मनेर जो है ये पटना, और सनुआर ये कहाँ है? ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अवशेष जो है वो पत्थर की हड्डियों से बने औजार, कृषि के शुरुआती उपकरण और जो कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा, जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए जो उस समय के सामाजिक धार्मिक जीवन की झलक देते हैं। काल निर्धारण लगभग 2500 ईसा पूर्व के ये अवशेष है। ठीक है, तो ये हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में जो बिहार का रोल रहा वो देखा। ऐसे इसके बाद चाल्कोलिथिक एज यानी जो ताम्र पाषाण काल है। तो इसमें जीवन शैली तो इस काल में मानव ने पत्थरों के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग शुरू कर दिया। इसके प्रमुख स्थल तो पहला चिरांद है, सोनपुर है, ताराबी है, चेचर है, मनेर है और सनवार है। प्राप्त अवशेष यहाँ से ताम्र के उपकरण, कृषि उन्नत प्रमाण और बस्तियों के अवशेष। काल निर्धारण लगभग 1000 ईसा पूर्व के अवशेष हैं ये। और ये काल पाषाण युग से धातु युग की ओर संक्रमण का प्रतीक है। ठीक है, तो ये अभी हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, उसके बाद ताम्रपाषाण जो काल रहा उसके बारे में डिटेल में देखा कि बिहार का रोल क्या रहा और कौन कौन से स्थल रहे बिहार के जहाँ से कौन कौन सी जो वस्तुएं मिली या जो औजार मिले उनका मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैसा रहा, वो कैसे धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप करते रहे। इसके बाद वैदिक काल में बिहार को देखते हैं कि वैदिक काल में बिहार का रोल क्या क्या रहा। देखिए नवपाषाणिक युग में एक दो छूट गए यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, यहीं पर नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, नवपाषाणिक उपकरण में एक जगह है भीम बांध। भीम बांध ये कहाँ पे है? तो ये है मुंगेर में। और है उर, ये है गया। बाकी कुतुबपुर, कुतुबपुर ये सब नाम पूछे गए इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ। ये है हाजीपुर में। ठीक है, और चिरांद आप जानते हैं छपरा में है, यहाँ से मिले हैं। और वैशाली से फिर वही ताम्रपाषाण कालीन काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए। कौन कौन से? काले और लाल मृदभांड वैशाली से प्राप्त हुए। ठीक है, बक्सर और चिरांद से, बक्सर और चिरांद से क्या क्या मिले हैं? उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, या उसको जिसको हम कहते हैं NBPW, आप ये याद रखिए, यहाँ के ये प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं वैदिक पीरियड में बिहार। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता था। और इसका जो प्रमुख स्रोत क्या है वो है वेद। वैदिक सभ्यता दो चरणों में विभाजित है। पहला पूर्व वैदिक काल, टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 BC, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का। ये दो पीरियड में वैदिक काल डिवाइड हुआ। बिहार में वैदिक काल का विस्तार कैसा रहा? तो पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में बिहार क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ, अतः इस काल में बिहार का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर हुआ, जिससे बिहार का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आया। और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में लगभग 800 BC में मिलता है, जहां इसे विदेह नाम से वर्णित किया गया है। विदेह क्षेत्र वर्तमान में तिरहुत मिथिला के बराबर माना जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए बिहार में जब आर्यों का आगमन हुआ तो उसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ पे गांगे घाटी में, यहाँ पे थोड़ा नोट कर लीजिए,
गांगेय घाटी में जो आर्य आए उन्होंने जंगलों को जलाकर काटकर साफ किया, इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पे मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण में ही एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, यहाँ पे नोट करता हूँ मैं, विदेह माधव की कथा है, विदेह माधव की कथा, ठीक है। इसी में मतलब इनका वर्णन किया गया है, और जिसमें ये कहा गया है कि माधव के जो पुत्र थे उनका नाम था गौतम, राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए गंडक नदी, यानी जो सदा नीरा नदी उस समय जिसको कहते हैं, वहां तक पहुंचे थे, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने जंगलों को नष्ट कर दिया था, जिससे इस क्षेत्र में आर्यों को बचने की मतलब एक मदद मिली थी, ठीक है। तो ये कहानी है, शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का उल्लेख है। कथा क्या थी वो उसका एक समरी हमने आपको यहाँ पे बताया। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं चात्य नाम से संबोधित किया गया है। 12 पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर महाजनपद काल में बिहार, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार के 3 जो ऐसे प्रदेश थे वो महाजनपद काल, आप ये कह सकते हैं कि 3 महाजनपद ऐसे थे जो बिहार में पड़ते थे, बाकी अलग अलग स्टेट में वो पड़े। तो महाजनपद काल में बिहार का उल्लेख किसमें किसमें मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें से 3 महाजनपद बिहार में थे, कौन कौन से, एक तो वज्जी जिसको कि लिच्छवी, वैशाली, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, मगध पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र, और अंग भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र। तो ये 3 महाजनपद जो थे वो बिहार में थे, याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं वज्जी संघ महाजनपद। तो वज्जी संघ जो था वो 8 राज्य संघों का था और इसे अष्टकुल कहा जाता था, ठीक है। और इसमें जांत्रक, लिच्छवी, जालुक, विदेह, उग्र, मोग, कुरु और इक्ष्वाकु जनपद शामिल थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, वो लिच्छवी जनपद था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी, और लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला का विदेह तथा कुंडग्राम का ज्ञातुक गण वज्य संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्य संघ जो था वो लिच्छवी को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी में जो बुद्धकालीन जो राजनीतिक समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा की गई है बुद्ध के द्वारा, और 10 गणराज्यों में जो वज्य संघ था वो काफी प्रतिष्ठित माना जाता था। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में भी वैशाली का उल्लेख किया गया है, और कौटिल्य ने लिच्छवियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, उसको कहा गया है राज शब्दोपजीवी। राज शब्दोपजीवी, ये शब्द कौटिल्य ने यूज किया है अर्थशास्त्र में। संघ, वज्य संघ के लिए यूज हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसमें जो गणराज्य था वो मगध महाजनपद, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया तक था, और मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। देखिए, अगर आप मगध के उत्कर्ष को देखें कि मगध ही क्यों सबसे शक्तिशाली रहा और सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि मगध का उत्कर्ष इतना क्यों रहा, और मगध के बारे में सारा डिटेल सब कुछ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेते हैं, छोटी जगह है ये। तो हमने अब ऊपर सबसे पहले देखा ही कि जो मगध है उसका अगर आप उल्लेख देखें तो सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, तो वो अथर्ववेद में मिलेगा। अब ये 2 उसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। अब मेनली 3 वंश इससे रिलेट करते हैं मगध से। कौन कौन से, सबसे पहले तो हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, और दूसरा जो है वो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और तीसरा जो है वो नंद वंश, ठीक है। अब हर्यक वंश में संस्थापक मैं आपको बता देता हूँ, चीजें याद हो जाएंगी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन, तो वो बिंबिसार, जिसको कि एक अलग नाम से जाना जाता था, श्रोणिक कहा जाता था, ठीक है। और इसके बाद इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, जिसको कुणिक कहा जाता था। पितृहंता पुत्र भी कहा जाता है अजातशत्रु को, क्योंकि इसने बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु की माता का नाम चेलन्ना था, पत्नी जो थी वो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा थी। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई, आपको याद होगा, राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में, वो इसी के टाइम संपन्न हुई थी। और इसी में बुद्ध की शिक्षा विभक्त हुई 2 पार्ट में, सुत्त पिटक और विनय पिटक। फिर उसके बाद इसका पुत्र आया उदयन, इसको भी कहा जाता है पितृहंता पुत्र। इसका मतलब ये होता है कि मतलब इसने भी अपने पिता की हत्या की। और ये जो था ये जैन धर्म का समर्थक था। प्रश्न पूछा गया, इसने राजधानी परिवर्तन में राजगृह से पाटलिपुत्र, जो पटना से
मतलब गंगा और सोन नदियों के संगम पर है, वहाँ पे अपनी राजधानी इसको ट्रांसफर की। इनके पुत्र जो उदयन के थे वो 3 थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था, नागदशक, ठीक है। हर्यक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन? नागदशक। और संस्थापक कौन? बिंबिसार। बेसिक जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी थी वो शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश संस्थापक, अगेन शिशुनाग ही संस्थापक। और इसमें हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन? नागदशक को एक योग्य अमात्य, ये योग्य अमात्य ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी, ठीक है। राजधानी की बात करें तो इनकी रही वैशाली। और कालाशोक या काकवर्ण, इनको इनका जो पुत्र था वो था। इन राजधानी अपनी ट्रांसफर की पाटलिपुत्र में। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, इसका आयोजन इन्होंने वैशाली में कराया, साब कमीर की अध्यक्षता में हुआ। और इसी में बौद्ध संघ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। बस खाली सुनते रहिए, स्थाविर और महासंघिक में डिवाइड हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में। और इसका अंतिम शासक कौन? नंदीवर्मन, ठीक है, सॉरी नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, और जो संस्थापक कौन? तो शिशुनाग। उसके बाद फिर फाइनली आता है नंदवंश। तो नंदवंश के संस्थापक महानंदिन, या जिसको कि महापदम नंद के नाम से जानते हैं। इनकी उपाधि रही एक राट या एक छत्र का। और परशुराम का अवतार भी इनको माना जाता है। सर्व छत्रांतक इनको कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। पणिन जो थे वो इनके मित्र थे या दोस्त थे। और पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, गोविषाणक है, 10 सिद्धक, कैवर्त, धनानंद, ये इनका एक ऑर्डर है जो राजाओं का रहा है। अंतिम शासक कौन? धनानंद। सिकंदर के समकालीन चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में धनानंद की हत्या की और मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन? महापदम नंद या महानंदिन जिसको कहा जाता है। और अंतिम शासक कौन? धनानंद, ठीक है। बाद में फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो ये मगध का उत्कर्ष है। ये मगध का पूरा, आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी मोटी हिस्ट्री है मगध की पूरी डिटेल के बारे में। तो हमने यहाँ पे देखा मगध महाजनपद के बारे में सारी चीजें। और उसके बाद अब जो तीसरा महाजनपद है वो है अंग। तो अंग महाजनपद का विस्तार वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्रों में हुआ। उसकी राजधानी कहाँ? चंपा। और अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित किया और अंग को मगध में मिला लिया, ठीक है। तो ये जो तीनों महाजनपद थे उनकी एक हिस्ट्री थी। अब मगध के उत्कर्ष और उसके राजवंश देखते हैं, जो कि हम पहले देख भी चुके हैं। तो स्थापना और उसके प्रमुख शासक, तो मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जरासंध, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं फिगर में, ये तो मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का प्राचीन इतिहास है। मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश में तो राजधानी और संसाधन, तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज संपदा और वन संसाधनों के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। इसी वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ इन कंपैरिजन टू अदर महाजनपद। पतन, तो बृहद्रथ जो वंश का अंतिम शासक क्या था? रिपुंजय था, ठीक है। अब यहाँ पे हर्यक डायनेस्टी आ रही है। हर्यक डायनेस्टी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम देखेंगे। तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक का स्थापना और बिंबिसार का शासन। तो स्थापना बिंबिसार ने 544 बीसी में की। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक शासक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। उसने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया। और इसकी पहली पत्नी थी कौशल देवी, यानी कौशल की राजकुमारी। इस विवाह में दहेज में काशी क्षेत्र इनको मिला था, ठीक है। दूसरी पत्नी का नाम इनके था चेलन्ना, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरी इनकी पत्नी का नाम था क्षेमा, जो पंजाब के मध्य राज्य की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए और उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने की? अजात शत्रु ने की थी, ठीक है। तो ये जो मतलब उससे रिलेट करके हिस्ट्री है सामान्यतः, वो आपने यहाँ पे देखी। इसको सारी जो फैक्ट है इनको याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद टाइम पीरियड आता है अजात शत्रु का, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है, 492 से लेके 460 बीसी तक का। वास्तविक नाम अजात शत्रु का क्या? कुणिक। और बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिसके कारण अजात शत्रु और प्रसेनजीत में संघर्ष हुआ, ठीक है।
अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार किया और उसका विवाह प्रसेनजीत की पुत्री किससे हुआ? वाजिरा से हुआ। और अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्ल जनपदों को भी पराजित किया। और इसके बाद इसमें प्रारंभ में जैन धर्मावलंबी था अजातशत्रु, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया। 483 बीसी में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु ने करवाया। ठीक है, देखिए अजातशत्रु का जो दूसरा युद्ध हुआ वो किससे हुआ था? वो वैशाली से हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध के क्रम में उसने पाटलिपुत्र को एक सैन्य छावनी का उसमें निर्माण कराया था, जो बाद में कालांतर में पाटलिपुत्र कहलाया और मगध की राजधानी भी कौन बना? पाटलिपुत्र बना। ठीक है, मतलब उसका नाम पहले पाटलीग्राम था, बाद में उसका नाम पाटलिपुत्र हुआ, ऐसा है। और वज्जी संघ में फूट डलवाने में अजातशत्रु के जो मंत्री थे उनका नाम था वश्यकार। तो वश्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अजातशत्रु ने इसमें 2 नए रथ का प्रयोग, क्या कहते हैं, औजार का प्रयोग या हथियार का प्रयोग कह सकते हैं। एक का नाम था महाशिलाकंटक, ठीक है, और दूसरे का नाम था रथ मूसल। रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का इसने प्रयोग किया था और राजगृह की किलेबंदी भी कराई थी। और बाद में इनके पुत्र आए उदयन, वो मगध के राजा बने और उन्होंने क्या किया? सोन, गंगा और पुनपुन नदी से घिरे पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके बाद उदयन या और उसके उत्तराधिकारी 460 ईस्वी पूर्व में सिंघल अनुश्रुति के अनुसार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने राजधानी जो राजगृह से पाटलिपुत्र उन गंगा और गंडक के संगम पर था उस पर स्थानांतरित की। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक क्या था? आर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो ये यहाँ पे आपने सारी चीजें देखी इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद फिर आता है शिशुनाग वंश, जो हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समरी ऊपर बताई, वो सारी चीजें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई हैं। इनको रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। देखिए हिस्ट्री जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, चीजों को 2-3 बार समझेंगे नहीं, तब तक ये चीजें स्किप होती रहेंगी। इसका और कोई तरीका नहीं है। शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर 344 बीसी। शिशुनाग ने हर्यक वंश को समाप्त कर शिशुनाग वंश की स्थापना की और राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली बनाई। क्यों बनाई, कैसे? तो वो हमने आपको पहले बताया कि जो मतलब अंतिम शासक नागदशक था उसको एक अमात्य ने क्या किया था? अपदस्थ किया था। उसके बाद फिर शिशुनाग वंश की नींव रखी गई थी और अवंती के राजा भवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में मिलाया। कालाशोक का शासन आता है इसमें, जिसमें 394 बीसी में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक या काकवर्ण शासक बना और कालाशोक के समय उसकी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। 383 बीसी में वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया और अंतिम शासक कौन इसका? नंदीवर्धन था। ठीक है, इसके बाद नंद वंश पे आते हैं हम। 344 बीसी से लेकर 321 बीसी पूर्व इसकी स्थापना और महापद्म नंद का शासन। तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। उसने एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन, जबकि पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। महापद्म नंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैत्रक आदि राज्यों को पराजित किया था और 321 ईस्वी पूर्व तक काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? महापद्म नंद के समय हुआ। और महान व्याकरणाचार्य पणिन जो थे उसके समकालीन थे, या आप कह सकते हैं उनके मित्र थे। कहीं कहीं बुकों में लिखा रहता है उनके मित्र भी थे जो ये पणिन थे वो। ठीक है, उसके बाद घनानंद का पतन। तो अंतिम शासक घनानंद के समय 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। मगध की अपार सैन्य शक्ति के कारण सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया और घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और मगध में मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी नंद वंश के बारे में। देखिए नंद वंश के शासक एक बार पूछा गया है, तो वो आपको मैंने खैर ऊपर भी बताया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो नंद वंश के 9 शासक के नाम आपको याद होना चाहिए, उनका ऑर्डर याद होना चाहिए। एक बार ऑर्डर अलग अलग रूप में पूछा गया। तो सबसे पहले उग्रसेन, इनको महानंदिन या महापद्म नंद आप जो भी कह सकते हैं कहा जाता है, महानंदिन कहा जाता है। दूसरे शासक का नाम था भूतपाल, तीसरे का नाम था दस सिद्धक और चौथे का नाम था पांडुक। पांचवें जो थे वो थे राष्ट्रपाल, छठे जो थे वो कैवर्त थे
7वें जो थे वो उनका नाम था पांडुगति, 8वें जो थे उनका नाम था गोविशाणक, और 9वें जो थे वो कौन थे, धनानंद थे। ठीक है, ये नंद वंश के शासक रहे हैं, जो कि मतलब अलग अलग टाइम पर उन्होंने शासन किया है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। इसके बाद फिर आता है मौर्य वंश। अब देखिए मगध के उत्कर्ष के कारण क्या क्या रहे, मैं आपको 4-5 पॉइंट में बता दूं। कई बार इससे रिलेट करके प्रश्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। देखिए 2-3 कारण आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहला तो भौगोलिक कारण, समझ लीजिए भौगोलिक कारण क्या रहा मगध के उत्कर्ष का। तो पाटलिपुत्र की गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर अवस्थिति के कारण सामरिक रूप से ये सुरक्षित था। ठीक है, मगध। दूसरा कारण आप इसका दे सकते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण मतलब नदियों की अवस्थिति से व्यापार वाणिज्य इनका विकास हुआ, और क्षेत्र उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है व्यापार काफी तेजी से बढ़ेगा। तो आर्थिक कारण ये है। तीसरा जो इसका कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण इसका क्या है कि मतलब साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों की उपस्थिति थी, जैसे कि बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मनंद। इन लोगों का मतलब ये लोग इतने महत्वाकांक्षी थे, इस वजह से भी मगध को एक उत्कर्ष तक ये ले गए। चौथा कारण आप दे सकते हैं सैन्य कारण। ठीक है, अब सैन्य कारण में मगध की जो सेना थी वो विशाल थी, और हाथियों का प्रयोग ये लोग करते थे। इस वजह से जो मतलब आर्मी थी वो काफी स्ट्रांग थी अदर लोगों की तुलना में। पांचवा कारण आप दे सकते हैं सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में रूढ़ि विरोधी समाज, आप ये कह सकते हैं इसको, रूढ़ि विरोधी समाज। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट में आप मगध के उत्कर्ष को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में आता भी है तो भी आप उनको छांट के अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शुरू होता है मौर्य वंश, 321 बीसी से लेके 184 बीसी तक। अब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड आता है, तो ये 321 से लेके 298 बीसी। तो यूनानी लेखकों जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सैंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की है। प्लूटार्क और एरियन ने उसे एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। इनके गुरु जो थे वो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है सारा, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। बाद में 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध किया था। युद्ध के बाद संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान, हेरात क्षेत्र मिले, जबकि सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए गए। ठीक है, इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेन कॉर्नेलिया से विवाह किया, और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक जो ग्रंथ है वो लिखा। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वत और ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा, जिसके बाद चंद्रगुप्त ने गद्दी त्याग दी और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला यानी चंद्रगिरी पर्वत में जैन तपस्या हेतु चले गए, और बाद में 298 बीसी में जैन संप्रदाय की संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। 2 विधियां हैं, एक तो संलेखना है और एक होता है संथारा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आहार को कम करते जाना और शरीर अपने प्राणों का त्याग करना, इसी को कहा जाता है संलेखना। जब कोई पुरुष करेगा तो उसको संलेखना कहा जाएगा, और जब कोई महिला ऐसा करेगी तो उसको संथारा कहा जाता है। एक बार ये पूछा गया है। इसके बाद बिंदुसार का नंबर आता है 298 बीसी से लेकर 272 बीसी तक का। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उससे अमित्रघात या सिंहसेन जैसे उपनाम भी प्राप्त थे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को और मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा, और तक्षशिला में विद्रोह होने पर बिंदुसार को अपने पुत्र अशोक को उसे शांत करने का भेजा। बिंदुसार जो था आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था उस समय। ठीक है, इसके बाद नाम आता है अशोक महान का, 269 बीसी 232 बीसी तक का। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक ने गद्दी संभाली, और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। सिंघल अनुश्रुति की बात करें तो अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, परंतु अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध किया और कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके परिणाम की विस्तृत चर्चा है। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जबकि पहले वो किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था।
दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को दीक्षा दी थी बौद्ध धर्म में आने के लिए। अब अशोक के शासन के प्रमुख वर्ष, तो 9वां वर्ष जो रहा शासन का कलिंग, 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, 13वें वर्ष में धम्म के शिलालेखों में अंकन कराया, 14वें वर्ष में या ये धम्म है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वां वर्ष जो है वो लुम्बिनी की यात्रा की, और यहाँ पे कर घटा के कितना कर दिया, 1/8 कर दिया, पहले 1/6 था। ठीक है। धर्म प्रचार और बौद्ध संगीति जो रही, तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा, और अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कराया, पाटलिपुत्र में कराया। पहली कहाँ हुई वो आपको याद होगा, दूसरी कहाँ हुई वो भी याद होगा, और तीसरी जो थी वो कहाँ हुई, वो पाटलिपुत्र में हुई। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अंतिम काल में देखें तो अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, और 232 BC में उसकी मृत्यु हुई। बाद में उसके 10 उत्तराधिकारी हुए। कौन कौन? कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपलित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शलिशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ। अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहद्रथ, और इस वंश का शासनकाल लगभग 137 वर्षों तक पूरा रहा। ठीक है। तो ये पूरा मौर्य वंश तक का अभी तक का बिहार का इतिहास हम यहाँ पे इसको देखेंगे। देखिए, अगर आप मौर्य वंश में जाएंगे या बिहार में अशोक का बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो पूछी भी गई हैं कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो बिहार में सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं, तो 3 पार्ट में इनको बांटते हैं। तो सबसे पहले तो लघु शिलालेख, और दूसरा स्तंभ लेख, मैं आपको नाम बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है, और तीसरा जो है वो गुहा लेख, ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो लघु जो शिलालेख है वो केवल एक है, वो है सासाराम में। ठीक है। स्तंभ लेख जो है वो है चंपारण, यानी लौरिया अरारेज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। ठीक है। ये कहाँ है? ये सब चंपारण में जगह है। लौरिया, अरारेज, और उसके बाद नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये सब कहाँ है? ये चंपारण में है। इनके खोजकर्ता का नाम एक बार पूछा गया है, वो है कार्लाइल, और खोज करी 1872 में। गुहा लेख की अगर आप बात करेंगे तो बराबर पहाड़ी, जो कि गया में है, और इसी में आजीविक संप्रदाय के साधुओं को गुहा दान दिया गया था। खोजकर्ता इसके कौन है? हैरिंगटन, 1785, बराबर पहाड़ी। ठीक है। बाद में इनके जो आजीविक संप्रदाय के साधु थे उनको गुहा दान दिया गया था। खोजकर्ता हैरिंगटन 1785 में किया गया। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखें, अगर देखें आप अशोक कालीन जो विदेशी राजाओं के भारतीय नाम क्या क्या रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो नाम था सीरिया का राजा, उसका नाम था एंटियोकस थियोस, उसको भारत में कहा जाता था अंतियोक। ठीक है। दूसरा नाम था टॉलेमी फिलाडेल्फस, जो कि मिस्र का राजा था, उसको कहा जाता था भारत में तुर्मय। तीसरा नाम है मकदूनिया का राजा, जिसको एंटीगोनस कहा जाता था, और उसको भारत का नाम दिया गया था भारत में अंतिकिन। सीरिया के राजा का नाम था मगस, उसको भारत में कहा जाता था मग। और एपिरस का राजा अलेक्जेंडर था, उसको कहा जाता था अलिक सुंदर। मतलब ये भारत में उसको इस तरह से नाम दिए गए थे। बाकी पुराणों के अनुसार जो 10 उत्तराधिकारी थे वो आपने देखे यहाँ पे 10 के नाम, और लास्ट जो शासक था बृहद्रथ था। ठीक है। और बाद में फिर पुष्यमित्र शुंग ने 185 BC में बृहद्रथ की हत्या की और शुंग डायनेस्टी की नींव रखी है, स्थापना करी। ठीक है। यहाँ पे मौर्यकालीन जो उनका प्रशासनिक शासन और ये सारी चीज़ें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम अपने अगले सेशन में एक छोटा सा नोट्स में कंसिडर कर लेंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि कई बार मतलब इस तरह से पूछा गया कि सन्निधाता क्या होता है, समाहर्ता क्या होता है, प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, दंडपाल है, दुर्गपाल, ये नाम पूछे गए हैं जो अधिकारियों के, और उनके कार्य क्या होते हैं। तो उसको अगले सेशन में हम, जो बिहार का हिस्ट्री का सेशन होगा, उसको हम कर लेंगे। ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म का परिचय हम देखते हैं। देखिए, अगर आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रिलेट करके अगर आप ये देखें कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर के पेपर अगर आप देखें, तो मैं आपको उनकी समरी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उसके बारे में पूछा जाता है, और कई बार उससे रिलेट करके प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित 4 आर्य सत्य हैं या अष्टांगिक मार्ग हैं, ये सारे रिलेट करके प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। और बुद्ध का जो जीवन है उससे रिलेट करके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है।
बौद्ध धर्म के साहित्य को रिलेटेड करके मतलब कई बार प्रश्न पूछे गए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको बौद्ध धर्म में फोकस करनी है, जिनको आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, और प्रश्न लगभग घुमा फिरा के यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो परिचय सबसे पहले देखते हैं बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। और इनकी उपाधियां क्या क्या है? तो वो शाक्य मुनि है, एशिया का ज्योतिपुंज, जिसको कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जो बाल्य नाम यानी बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी, सॉरी। और इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है। और पहली बार अगर आप ये कहें कि बौद्ध संघ में किसी महिला का प्रवेश हुआ तो वो कौन थी? वो प्रजापति गौतमी ही थी, ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद अगर पत्नी तो यशोधरा, और विवाह लगभग 16 वर्ष की आयु में हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल थी गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे देखिए। इनसे भी प्रश्न कई बार इधर उधर करके पूछे जाते हैं। इसके बाद है प्रव्रज्या यानी गृह त्याग और ज्ञान। तो 4 दृश्य देखे गौतम बुद्ध ने। पहला तो वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद रोगी देखा, उसके बाद एक मृतक यानी शव देखा, और जो चौथी चीज देखी वो सन्यासी, जिससे इनके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग करके क्या संन्यास ग्रहण किया, और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की मतलब आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। सम्यक बोध जिसको हम कहते हैं, ये हुआ। देखिए, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोनों चीजें कोरिलेट करके पढ़िए, अच्छा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। स्थान बोध गया, ये पीपल यानी बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। तिथि कौन सी थी? वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और वो वृक्ष कौन सा था? वो पीपल का वृक्ष था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो साल का वृक्ष था, ठीक है। यहाँ पे निरंजना या फल्गु नदी है, वहां पे कौन सी नदी थी? अभी उसको आगे देखते हैं। और वैशाख पूर्णिमा की यह तिथि थी। इसके बाद ज्ञान लाभ के बाद वे तथागत तथा बुद्ध कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम मार्ग क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। और उसके बाद उपदेश, भाषा और प्रमुख स्थल। तो उपदेश की भाषा क्या थी? पाली थी। क्यों अपने जो गौतम बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए? क्योंकि जो पाली लैंग्वेज थी वो अधिकतर लोगों की समझ में आती थी। जो लोकल लोग थे या जो आम आदमी थे, उनकी उस समय की बोलचाल की भाषा पाली थी। इसीलिए उपदेश उन्होंने अपने पाली में दिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच सके। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और अधिकांश उपदेश जो उन्होंने दिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, जिसको कि जेतवन बिहार आज उसके नाम से जानते हैं। तो श्रावस्ती में उन्होंने अपने जो अधिकांश उपदेश वो दिए। प्रमुख सिद्धांत इनके क्या क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख यानी संसार क्या है? दुखमय है। दुख समुदाय, इसका मतलब दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा का मतलब आप कह सकते हैं लोभ या मतलब लालच आप कह सकते हैं। दुख निरोध यानी तृष्णा पर विजय से दुख निवारण संभव है। और दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या होता है वो हम आगे देखते हैं, जिसमें कि प्रज्ञा स्कंद है, शील स्कंद है, समाधि स्कंद है। ये 3 को मिला के 8 डिटेल बनाए गए हैं, जो कि अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है। आगे सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग जाहिर सी बात है 8 है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसको मिला के क्या कहा जाता है? प्रज्ञा स्कंध, ठीक है। और इसके बाद सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, इन तीनों को मिला के इसको कहा जाता है शील स्कंध, ठीक है। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को मिला के क्या कहा जाता है? समाधि स्कंध, ठीक है। तो ये 3 जो अलग अलग चीजें हैं उसमें 8 अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। ये थोड़ा गलत यहाँ पे टाइप हुआ है, ये फिगर में भी आप इसको देख रहे हैं। इसके बाद जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कई बार इनसे रिलेट करके प्रश्न पूछे गए। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन यहाँ पे है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन किसने किया? आनंद ने किया। विनय पिटक यानी संघ के नियमों का इसमें संकलन है। और सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन किसने किया? उपाली ने किया।
और अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन किसने किया? मोगलीपुत्तिस ने किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि जो संगीतियाँ हुई उसमें किस किस संगीति में कौन कौन सी पिटक का निर्माण होता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पे आते हैं, तो बुद्ध, धम्म या धर्म या संघ। देखिए, धर्म का अगर पाली आप ट्रांसलेशन करेंगे पाली भाषा में तो उसको कहा जाता है क्या? धम्म। ठीक है, तो ये उसका पाली, आप ये कह सकते हैं कि पाली ट्रांसलेशन है। 10 शील यानी 10 आचरण क्या क्या है? तो सत्य का पालन करना, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अप्रिग्रह यानी अधिक संचय यानी लालसा का त्याग करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के 10 शील का मतलब ये है कि निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म का जो 10 शील है उनका पालन करना चाहिए लोगों को। अब इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ रहीं वो। तो इसमें प्रथम संगीति हुई 483 BC में, स्थान रहा राजगृह, शासन किसका रहा? अजातशत्रु का, और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसकी विशेषता रही कि सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना की। अभी हमने देखा कि सुत्त पिटक की रचना किसने की और विनय पिटक की रचना किसने की। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और विनय पिटक की रचना किसने की? उपालि ने की। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 BC, स्थान रहा वैशाली, शासक कालाशोक रहा, अध्यक्ष सभाकामी, महासंघिक और स्थाविर के रूप में विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का। तृतीय बौद्ध संगीति हुई 251 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। मोगलीपुत्तिस ये इसके अध्यक्ष रहे और अभिधम्म पिटक का संकलन किया। किसने? मोगलीपुत्तिस ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई ईस्वी के प्रारंभ शताब्दी में, कुंडलवन या कुंडल ग्राम इसको कहा जाता है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई। और वशुबंधु और अश्वघोष ये दोनों अध्यक्ष रहे इसके। और महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, इसके बाद गुरु और संघ की जो परंपरा रही, तो प्रथम गुरु रहे आलार कलाम वैशाली में, और द्वितीय गुरु रहे उद्दक रुद्रक रामपुत्र जिसको कहा जाता है, ये राजगृह के। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के 2 गुरु रहे, एक वैशाली में और एक राजगृह में। महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, मल्ल गणराज्य की राजधानी था वो। 483 ईस्वी पूर्व, 80 वर्ष की आयु में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि आपने यहाँ पे पढ़ी। देखिए, इससे रिलेट करके और भी अगर प्रश्न थोड़ा सा डिटेल में आप देखना चाहें तो 3 पिटकों के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे बृहद पिटक कौन सा है, सबसे लघुत्तम पिटक कौन सा है, और पिटकों में मध्यम भाग कौन है। तो पिटकों में मध्यम भाग कौन सा है? ये अभिधम्म पिटक है। ठीक है, कई बार प्रश्नों को इस तरह से पूछा जाता है, पिटकों में मध्यम इसको कहा जाता है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बाण सुप्त इसको इस तरह से भी जाना जाता है। तो कुशीनगर के समीप हुआ और बुद्ध को चुंद एक नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा सूकर मध्य यानी खीर और मशरूम या फिर इस तरह से अन्य भोजन, मतलब अलग अलग इसमें मतभेद हैं कि किसी ने, कोई कहता है कुछ और दिया गया, कोई कहता है कुछ और दिया गया। तो उन्होंने ये भोजन ग्रहण किया जिससे उनको विकार हुआ और 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु हुई। और इसी घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। देखिए, पाल युग में अगर आप जाएंगे तो बौद्ध धर्म की एक अन्य संप्रदाय, उसका नाम है तंत्रयान। इसका भी डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको कहते हैं तंत्रयान। तंत्रयान या वज्रयानी एक संप्रदाय था, वज्रयानी। इसका विकास हुआ, ये पाल युग में हुआ। अभी आगे हम पाल युग के बारे में भी देखेंगे मिडिवल में। इसमें मतलब तंत्र मंत्र योग सिद्धि प्राप्त करने का माध्यम ये बताया गया कि मतलब इससे आप सारी चीज़ों को निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं और सारी चीज़ें। बिहार में अगर पालकालीन एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी फेमस है, विक्रमशिला, सॉरी था, अभी तो है नहीं वो, मतलब पालकालीन एक विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये जो था वो वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये जो था वज्रयानी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। फैक्ट है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेट करके महत्वपूर्ण चीजें जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जैन धर्म को देख लेते हैं कि जैन धर्म से रिलेट करके महत्वपूर्ण चीजें क्या है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए, प्रश्न लगभग घुमा फिरा के यहीं से पूछे जाते हैं और हम अक्सर उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा मिसअप हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रश्न आ भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं किताबों से ही पूछे जाते हैं।
या जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं या जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वही लास्ट ईयर से बार बार मतलब अलग अलग टाइप के रूप में पूछे जाते हैं। प्रश्नों का नेचर बदल सकता है बट कंसेप्ट नहीं बदल सकता। अब गौतम बुद्ध से रिलेट करके अगर 4 बौद्ध संगीति हैं तो वो तो 4 ही रहेंगी। आज हम पढ़ रहे हैं, 50 साल पहले भी अगर पेपर हुआ होगा इस तरह से तो वो भी वही 4 बौद्ध संगीति ही पढ़ रहे थे ना। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है और इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। चलिए बहुत जैन धर्म के बारे में देखते हैं कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। देखिए अगर आप देखें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तो उसको कहा जाता है धार्मिक क्रांति का काल। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा कॉन्सेप्ट है, धार्मिक क्रांति का काल इसको कहा जाता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और इस क्रांति का बिहार में भी मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ा और इस काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदायों का उद्भव भी हुआ जिसमें से ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख थे। देखिए जैन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है और समय समय पर इसमें अनेक तीर्थंकर द्वारा इसको नवीन रूप दिया जाता रहा है। अगर आप देखें कि जैन धर्म से रिलेट करके सर्वाधिक प्रसिद्ध और महान धर्मोपदेष्टा कौन रहे तो वो कौन रहा, महावीर स्वामी। ठीक है, लेकिन इनसे पूर्व भी 23 अन्य आचार्य हुए जिनको क्या कहा जाता था, तीर्थंकर। इनको तीर्थंकर कहा जाता था। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें थे। इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो मूल परिचय इनका रहा तो जैन परंपरा में ऋषभदेव आदिनाथ वृषभनाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 23वें पार्श्वनाथ थे और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। ये 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म काशी में हुआ। पिता इनके अश्वसेन काशी के राजा थे। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत पे और इनके उपदेश जो थे वो 4 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर है। तो परंपरा में जैन धर्म के व्यवस्थित रूप के प्रवर्तक ये माने जाते हैं, कौन, महावीर स्वामी। और इनका जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में। तिथि जो थी परंपरा अनुसार 540 बीसी और कहीं कहीं पर 599 बीसी भी मिलता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञात्रक यानी न्यायिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशाला थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रिय दर्शना, इनको अनुज्या इस तरह से कहा जाता है, ये जा है। और जमाता इनके जमाली, मतलब जमाता का मतलब दामाद जो आप कह सकते हैं। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ठीक है, गौतम बुद्ध को आपने देखा वहाँ पे 6 वर्ष की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। थोड़ा कंफ्यूजन होता तो उनको मिला के पढ़िए। 42 वर्ष में कैवल्य यानी केवल ज्ञान इनको प्राप्ति हुई जम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगर आप कंपेरिजन करें गौतम बुद्ध से रिलेट करके तो वहाँ पे कौन सी नदी थी, वो फल्गु नदी थी। और यहाँ पे जो वृक्ष है ये साल है, वहाँ पे पीपल का वृक्ष था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया राजगीर में और महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी की उनको जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उनकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष थी। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, मेन इसमें यह कहा गया है कि जो कैवल्य है यानी जो ज्ञान की प्राप्ति है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और महावीर स्वामी को ये जब प्राप्त हुआ तो उनको केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, अहर्त कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। ठीक है, ये सारी उपाधियां हैं महावीर स्वामी की जो कि उनको दी गई हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, तो पहला महाव्रत है सत्य, मतलब जिसमें झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, जिसमें हिंसा नहीं करना। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब धन का संचय नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को वश में रखना। ये 5 महाव्रत हैं जो कि जैन धर्म में दिए गए हैं। अब जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक हैं, इससे रिलेट करके प्रश्न कई बार बीपीएससी में ही क्यों, यूपीपीसीएस, यूपीएससी हर जगह लगभग रिलेट करके इनसे प्रश्न। तो तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर उनका नाम था ऋषभदेव, प्रतीक उनका बैल या वृषभ। द्वितीय जो तीर्थंकर रहे वो अजिननाथ, इनका जो प्रतीक था वो हाथी था। 23वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ, इनका सर्प रहा। और 24वें तीर्थंकर इनका जो रहा महावीर स्वामी और इनका जो प्रतीक रहा वो सिंह रहा। ठीक है, तो हमने पहले 2 और लास्ट के 2 देखे। इसके बाद जैन संहिता देखें। देखिए 2 जैन संहिताएं हुई, बौद्ध संहिता कितनी हुई, 4 हुई।
तो प्रथम जैन संगीति होती है 310 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया इस मतलब संगीति में। देखिए इसी में जो पहली मतलब जैन संगीति होती है उसमें जो जो बिखरे हुए या लुप्त ग्रंथ थे उनका संचयन किया गया, उनका आप ये कह सकते हैं कि पुनः प्रणयन करके 12 अंकों को उसमें अलग अलग लेवल पे पब्लिश किया गया। और इसमें दो मतलब अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनको डिवाइड किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर का मतलब होता है कि नग्न रहने वाले, और ये इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था भद्रबाहु ने, ठीक है। और श्वेतांबर मतलब ये जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था स्थूलभद्र ने, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में हुई, और देवर्धि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष रहे, और इसमें जैन धर्मों का अंतिम संकलन किया गया, मतलब जो बिखरे ग्रंथ का उनका संकलन किया गया और क्रमानुसार उनका प्रणयन करने के लिए ये सारी चीजें की गई। जैन धर्म से रिलेटेड और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं तो संप्रदाय विभाजन जो कि दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ, तो परंपरा में मतभेद का मूल कारण आचार संयम और वस्त्र प्रयोग आदि माने गए। दिगंबर मतलब नेतृत्व परंपरा में भद्रबाहु, नग्नाचार, कठोर तप, परिवर्तन के प्रति अनुदार, और श्वेतांबर का मतलब नेतृत्व इनका किया स्थूलभद्र ने, और श्वेत वस्त्र अपेक्षाकृत उदारता, परिवर्तन स्वीकार। तो ये दिगंबर और श्वेतांबर में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो श्वेतांबर होता है वो जो मतलब डिफरेंशिएशन होता है उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो दिगंबर है वो अपनी जो परिवर्तन है उसको स्वीकार वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जैन धर्म के बारे में। पालकालीन बिहार, लास्ट सेशन में हमने उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो पालकालीन बिहार की अगर बात करें आप, पालकालीन बिहार, देखिए पाल वंश की स्थापना किसने की वो आप सभी को पता है, गोपाल ने की थी। और जो शासन रहा इनका, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की 750 से लेकर के 770 तक इन्होंने अपना पूरा शासन। और अगर प्रमुख शासक आप देखें तो धर्मपाल का नाम आता है, देवपाल हैं, नारायण पाल हैं, नयपाल हैं और रामपाल हैं। देखिए गोपाल ने फाइनली मगध पर अधिकार किया था, मगध पर अधिकार किया था, और इन्होंने ओदंतपुरी में एक मठ, ठीक है, ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना की थी, एक मठ बनवाया था और एक विश्वविद्यालय भी बनवाया था, ठीक है। ये किसने किया था? ये गोपाल ने किया था। अब गोपाल के पुत्र आते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है धर्मपाल। काफ़ी फेमस शासक हैं, आपने पहले से भी पढ़ा होगा इनके बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 770 से लेकर के 810 एडी तक का टाइम पीरियड रहा, ठीक है। और हर्षवर्धन के काल से ही अगर आप लास्ट टाइम थोड़ा देखेंगे तो कन्नौज जो था उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का केंद्र बना हुआ था, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ही जो एक त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था जिसमें पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, और धर्मपाल ने भी इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। और कन्नौज पर आक्रमण करके उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, तो उस उपाधि का नाम है उत्तरापथ की उपाधि किसने धारण की थी? गोपाल ने धारण की थी, उत्तरापथ स्वामी। कब धारण की थी? जब त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, कन्नौज के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने ये धारण की थी। और धर्मपाल के इंपॉर्टेंट काम है, इन्होंने भागलपुर में एक विश्वविद्यालय बनवाया, हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस भी किया था, उसका नाम था, क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, और सोमपुरी में एक विहार का भी निर्माण कराया था, ठीक है। कहाँ पे? सोमपुरी में एक विहार का निर्माण कराया था। और जो तीसरी उपलब्धि इनके लिए रही कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके रख रखाव के लिए इन्होंने 200 गांव के राजस्व का दान भी किया था, ठीक है। देखिए अगर जो पालकालीन जो मतलब शासक रहे वो अगर आप देखें कि किस धर्म को मानते थे तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और धर्मपाल की सभा में ही, यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण और भी फैक्ट है, हरिभद्र सूरी नाम है उनका,
हरिभद्र सूरी, ठीक है, ये प्रमुख बौद्ध लेखक थे, इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बाद में फिर धर्मपाल की मृत्यु हुई और उसके बाद उनका पुत्र जो था उसका नाम था देवपाल। तो देवपाल जो है धर्मपाल के बाद शासक बने। इनका टाइम पीरियड रहा 810 से लेकर के और 850 ईडी तक का, ठीक है। और इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। और फिर इन्होंने प्रतिहार शासक एक नाम रहा मिहिर भोज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी इनके लिए। तो मिहिर भोज को इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। और जो प्रसिद्ध विद्वान एक नाम है उनका वीरदेव, इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय था, सॉरी नालंदा बिहार का प्राचार्य इनको नियुक्त किया था वीरदेव को, ठीक है। और जावा के शासक एक थे बलपुत्र देव, इन्होंने देवपाल की अनुमति से ही नालंदा में विदेशी जो विद्यार्थी थे उनके लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया था। तो ये देवपाल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो 3 शासक के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक तो देवपाल, दूसरा धर्मपाल और पाल जो वंश के संस्थापक रहे गोपाल, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये पूरा। तो ये पालकालीन जो बिहार रहा उसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद जो मिथिला का कर्नाट वंश है वो यहाँ पे नोट ही है, हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या रहे। एक मैं ग्राफ बना देता हूँ जिसको आप बार बार देखेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको सारी क्लियर हो जाएंगी 2 या 3 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं। मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत, क्या क्या रहे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर ऐतिहासिक स्रोत जाएंगे आप तो आपको 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी साहित्यिक साक्ष्य। ऐसे ही हमने अपने जो एंशियंट हिस्ट्री था बिहार का उसके लिए भी ऐसे ही हमने बनाया था ग्राफ, और यहाँ भी इसको करेंगे। देखिए ग्राफ से चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, बार बार आपको पूरा नोट्स देखना नहीं पड़ता है। पूरा तात्विक स्रोत, और उसके बाद जो मतलब यूरोपीय राइटर आए, यूरोपीय लेखकों का जो विवरण है उनसे भी हम, या आप ये कहें यूरोपीय यात्रियों का, यूरोपीय यात्रियों का विवरण, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से हम जो मध्यकालीन बिहार है उसकी एक कंप्लीट स्थिति अपने सामने रख सकते हैं। तो अगर साहित्यिक साक्ष्य में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास रहा, दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास, सल्तनत कालीन इतिहास की बात करेंगे या साहित्य की बात करेंगे, सॉरी। तो उसमें 2-3 बुकों के नाम हैं। पहला नाम है इसमें मिन्हाजुस सिराज, तो इनकी जो एक बुक है उसका नाम है तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। दूसरी जो एक दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य है वो बर्नी की एक बुक है, बर्नी की एक बुक है उसका नाम है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, ठीक है। तीसरी जो एक ये सॉरी ना है, बर्नी है ये। तीसरी जो एक बुक है वो है रिजकुल्लाह की, रिजकुल्लाह की, उसका नाम है वाकियात मुश्ताकी, वाकियात मुस्ताकी, ठीक है। और जो चौथी बुक है वो है शेख कबीर की, शेख कबीर की ये बुक है उसका नाम है अफसाना ए जहां, अफसाना ए जहां, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख दिल्ली सल्तनत कालीन जो साहित्य है उससे हमें डिटेल जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर आप देखें कि मुगल कालीन जो साहित्य रहा उससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। मुगल कालीन जो साहित्य रहा तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें अबुल फजल की कुछ बुकें हैं। तो अबुल फजल की जो बुक है उसका क्या नाम है, अकबर नामा, ठीक है, अकबर नामा, अबुल फजल। और जो दूसरा बुक है वो है आलमगीर नामा,
आलमगीर नामा, ये किसकी है भाई? तो ये मोहम्मद कासिम की है। ठीक है। इसके बाद है मुजफ्फरनामा। मुजफ्फरनामा ये किसकी है? ये है करीम अली की। ठीक है। और जो चौथी बुक है तुजो के बाबरी, आप सभी जानते होंगे ये किसकी है? तुजो के बाबरी ये किसकी है? जाहिर सी बात है बाबर की है। और फिर सबसे लास्ट में है तुजो के जहांगीरी। तुजो के जहांगीरी ये किसकी है? ये जहांगीर की है। ठीक है। तो ये कुछ अगर आप देखें साहित्यिक साक्ष्य जो कि दिल्ली सल्तनत काल के जो प्रमुख साहित्य रहे उनसे क्या क्या जानकारी मिली हमें, मुगल कालीन जो साहित्य रहे उनसे क्या क्या जानकारी मिली। ठीक है। अब हम आते हैं अपने पुरातात्विक जो स्रोत हैं हमारे वो। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मिले वो मिले अभिलेख। ठीक है। तो अभिलेखों से हमें जो जानकारी मिली, अब कुछ प्रमुख अभिलेख हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला जो अभिलेख है वो है सनोखर अभिलेख। सनोखर अभिलेख। तो सनोखर अभिलेख किसका है भाई? तो ये है बल्लाल सेन का। ठीक है। तो बल्लाल सेन का है सनोखर अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है मेडिवल की जो बिहार का रहा। उसके बाद है खारवार का अभिलेख। खारवार अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। तीसरा जो इसमें रहा पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख। पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है। तो ये जो है किसका रहा? ये रहा संग्राम गुप्त का। हाँ, संग्राम गुप्त का ये रहा। उसके बाद जो रहा बोध गया का अभिलेख। बोध गया का अभिलेख। ये सब अलग अलग बुकों से निकाल के एक जगह आपको रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेशन है, मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये है बुद्ध सेन का। और उसके बाद है राजगीर का जैन अभिलेख। राजगीर का जो जैन अभिलेख है, तो राजगीर का जो जैन अभिलेख है किसका है? ये फिरोज शाह तुगलक का है। फिरोज तुगलक का है ये। और उसके बाद एक और अभिलेख है भभुआ अभिलेख। ये प्रश्न तो डायरेक्ट पूछा ही गया है अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो। ठीक है। भभुआ अभिलेख किसका है? शेरशाह सूरी का है। इंपॉर्टेंट है ये शेरशाह का है। और फिर एक है बेदीवन अभिलेख। बेदीवन अभिलेख ये किसका है? ये उसका है जिसने राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की थी, जिसने जो है सिंबॉलिक कॉइन या सिंबॉलिक जो आप ये कह सकते हैं जो प्रतीक मुद्रा चलाया था उसका है। आप हमें कमेंट करिएगा ये किसका है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा अपने जो नोट्स है उनको पलटना शुरू करिए कि किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की, किसने सिंबॉलिक जो कॉइन है ये सारी चीज़ें चलाई। अब हम यूरोपीय यात्रियों के विवरण को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम मिलेगा आपको रॉल्फ फिंच का। और दूसरा नाम आपको मिलेगा जॉन मार्शल का। ठीक है। और तीसरा नाम आपको फिर से मिलेगा मनुची का। चौथा नाम आपको मिलेगा मैनरीक का। इन सारे जो आए यूरोपीय, इन्होंने अपनी कुछ बुकें राइट की और कुछ पेपर लिखे, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें मिली। फिर एडवर्ड टेरी का नाम आता है, एडवर्ड टेरी। ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप था मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। इसको अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा। और ये जो मतलब एक रोड मैप है, इससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी पूरे मिडिवल की, जो कि बिहार का मिडिवल है और सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या रहे? साहित्यिक स्रोत रहे, पुरातात्विक स्रोत रहे, और जो यूरोपीय यात्री आए उनको अपने जो उन्होंने विवरण डाले वो सारे रहे। कौन कौन से रहे वो हमने आपको यहाँ पे सारे बताए। और ये पालकालीन बिहार के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सब। चलिए अब इसके बाद हम अपनी पीपीटी पे आते हैं। तो पीपीटी से शुरू करते हैं पूरा। तो बिहार में तुर्क शासन, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। मैं पढ़ूंगा हिंदी में, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग इंग्लिश के भी होंगे तो वो अपना कर सकते हैं। देखिए बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है।
देखिए, अगर बिहार में मामलुक वंश आप समझ रहे होंगे 1206 से लेकर 1290 तक का इसका टाइम पीरियड रहा, जिसको कि गुलाम वंश के भी नाम से जाना जाता है। और जो गुलाम वंश का दूसरा शासक था, या आप कहें दूसरा महत्वपूर्ण शासक था, वो कौन था? वो इल्तुतमिश था, जिसका कि टाइम पीरियड 1225 ईस्वी में इसने बिहार पे आक्रमण किया था, और इसी ने बिहार शरीफ और बाढ़ पे अधिकार कर लिया था। बाद में तेलियागढ़ के समीप हिस्मुद्दीन इवाज को पराजित करके दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि के रूप में इसने नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी आएगी वो। तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो स्थापना का वास्तविक श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो बख्तियार खिलजी को जाता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासक थे। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासक था। कर्नाट वंश से रिलेट करके कई बार प्रश्न पूछे गए, न्यायदेव के बारे में, अंतिम शासक के बारे में, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी चीजें। ठीक है, देखिए उसकी सबसे बड़ी सफलता 1198 ईस्वी में उदंतपुरी बिहार, यानी जो बिहार शरीफ है, इसकी विजय से थी। और इसने डिस्ट्रॉय किया नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड सेट देम टू फायर, यानी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करके उसने उसमें आग लगवा दी थी। और 1203 से 1204 ईस्वी में उसने नदिया, जो कि बंगाल में है, जो सेन वंश की राजधानी था, इस पर चढ़ाई की। लक्ष्मण सेन ने बिना लड़े ही भाग गया। लक्ष्मण सेन जो था वो बिना लड़े ही भाग गया, और बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और उसकी हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी थी, और ये दफन हुआ इमादपुर में, बिहार शरीफ, यहीं पे इसको बाद में दफन कर दिया गया। तो ये तुर्क शासन का जो हिस्ट्री था बिहार में, कैसे इल्तुतमिश के बाद जब बलबन दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तो उसने फिर से मतलब बिहार को बंगाल से अलग किया। इसने क्या किया था? इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल को एक कर दिया था। तो बलबन ने फिर से उसको अलग किया। गया में एक बनराज नामक राजा है, उसकी प्रशस्ति से ये प्रमाणित होता है कि गया का क्षेत्र किसके अधीन था? वो बलबन के अधीन था, यानी दिल्ली जो सल्तनत थी उसके अधीन था। बाद में 1290 में खिलजी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पे हुई, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक था, और इसने बंगाल के शासक शुक्नुद्दीन कैकाउस इसके अधीन था उस समय। तो ये सब मतलब उसमें है, डिटेल में है। बिहार में आप ये कह सकते हैं कि शाहपुर, यानी जो कि भोजपुर में है, खिलजी कालीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मिथिला का जो कर्नाट वंश था उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। इनसे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं कि स्थापना किसने की, अंतिम शासक कौन था, ये सारी चीजें। देखिए, पाल वंश जो शासक था रामपाल, उसके शासनकाल में, उसका शासनकाल का टाइम पीरियड रहा 1097 से 98 के आसपास। तो बिहार के तिरहुत क्षेत्र में ही कर्नाट वंश का उदय हुआ था। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन था? न्यायदेव। ठीक है, या न्यायदेव जो था वो कर्नाट वंश का प्रथम संस्थापक था। राजधानी सिमरावगढ़, जो कि वर्तमान नेपाल में है। 12वीं शताब्दी के आसपास कर्नाट वंश तथा सेन वंश के मध्य कई युद्ध हुए, और इसके परिणाम स्वरूप मिथिला क्षेत्र पर सेन वंश का अधिकार हो गया, और इस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव था। ठीक है, यानी बख्तियार के आक्रमण के शासन के समय नरसिंह देव ने सेन वंश से संघर्ष के कारण नजराना देकर सहयोग किया था। इसके बाद हरि सिंह देव 1279 से लेकर 1325 तक का ये समाज सुधारक थे, और पंजी प्रबंध का विकास इन्होंने किया है। ठीक है, तो हरि सिंह के बारे में काफी मतलब बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम देखते हैं सल्तनत काल में बिहार। अब सल्तनत काल में बिहार में फिर वही कि दिल्ली सुल्तानों और बंगाल शासकों के बीच जो युद्ध का मैदान रहा ये, और इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार और बंगाल पर अधिकार किया, और नियंत्रण लेकिन उनका शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसमें फिर जो रियल कंट्रोल था, यानी रियल कंट्रोल ड्यूरिंग तुगलक पीरियड, गयासुद्दीन कंकर कर्नाट इन 1324 to 25, फिरोज शाह तुगलक विजिटेड बिहार इन 1359, यानी तुगलक काल में वास्तविक नियंत्रण गयासुद्दीन ने 1324-25 में कर्नाट पर विजय पाई, और फिरोज शाह तुगलक जो था वो 1359 ईस्वी में बिहार आया। देखिए, तुर्क सेना ने बिहार बंगाल अभियान के दौरान राजा हरि सिंह देव पर भी आक्रमण किया था, और उसमें गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव भी रखी गई थी, जिसे तुगलकाबाद अथवा तिरहुत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तुगलक काल में ही संभवतः दरभंगा शहर का नाम तुगलकपुर रखा गया था, और बिहार शरीफ यहाँ के स्थानीय
जो शासक थे उनकी राजधानी भी थी, और यहीं से फिरोज शाह तुगलक का एक फारसी अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था, और तुगलक काल में ही मलिक इब्राहिम या मलिक बयां एक प्रमुख प्रशासक था। बिहार शरीफ स्थित था। इसका मकबरा अपने शंक्वाकार गुंबद के कारण स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है। ये सब और भी हिस्ट्री है उसमें। तो इसकी राजधानी बिहार शरीफ थी। प्रशासक किसके पास था? मलिक इब्राहिम या मलिक बयां, ये प्रसिद्ध था। ठीक है। और बिहार नाम का उल्लेख तबकाते नासरी 13वीं सदी में मिलता है। हमने अभी पहले ही देखा ना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है, जो ऐतिहासिक साहित्य है उनसे रिलेट करके। अब अफगान शासन में अगर बिहार को देखें तो सिकंदर लोदी ने 1495 टू 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। पुत्र बहार खान ने इनसे स्वतंत्रता घोषित की। बाद में घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, जिसमें बाबर ने पराजित भी किया इसे। और शेर शाह सूरी 1486 ईस्वी में, उसका नाम फरीद खां था, उसका नेतृत्व में अफगान का पुनरुत्थान हुआ था। वहान खान नुहानी ने शेर खां की उपाधि पाई और दद्दू बेगम से विवाह कर बिहार पर नियंत्रण किया। सूरजगढ़ युद्ध जो कि 1534 ईस्वी में हुआ, इसमें बंगाल पर विजय, और चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। इसमें हुमायूं को हराकर शूर वंश की स्थापना किसने की? शेर शाह ने की। 1541 ईस्वी में पटना किला बनवाया, राजधानी बनाई, और रोहतास का किला भी बनवाया, और जब्ती प्रणाली को लागू किया इसने। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में मृत्यु हुई, और सासाराम के अष्टकोणीय मकबरे में इसको दफन किया गया। ठीक है। तो ये दफन कहाँ किया गया? सासाराम का जो अष्टकोणीय मकबरा है, मतलब प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सासाराम का जो मकबरा बना है वो कैसा है, तो वो अष्टकोणीय मकबरा है। इसके बाद फिर मुगल काल में जो बिहार की स्थिति रही वो क्या क्या है? देखिए, अगर शेरशाह द्वारा निर्मित आप सड़कें देखें तो कई सड़कें हैं, इसको नोट ही कर लीजिए। हम बस सामान्यतः एक ही जानते हैं, जीटी रोड, है ना, लेकिन 4 हैं। तो इसमें पहली है बंगाल से सिंध तक का, बंगाल से सिंध, और दूसरी है आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर, और जो तीसरी है वो आगरा से चित्तौड़, आगरा से चित्तौड़ बनाई, और जो चौथी है वो लाहौर से मुल्तान। ठीक है। तो ये कुछ सड़कें बनाई उसने। अब मुगल काल में बिहार, तो मुगलकालीन जो बिहार रहा वो 1526 से लगभग 1676 ईस्वी तक के आसपास रहा। 1526 में पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ, जिसमें बाबर ने दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इसको पराजित किया। बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना की, और जो बिहार क्षेत्र था उस पर मुगलों का अधिकार जो है 1574 से 1580 के आसपास हुआ। 1574 से लेकर के 1580 के बीच में ये बिहार पर मुगलों का अधिकार हुआ। इसमें खाने खानम जो मुनीम था उसको बिहार का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। तो शेर शाह की मृत्यु के बाद अफगान सत्ता कमजोर हुई। 1555-56 ईस्वी में मुगल शासन पुनः स्थापित हुआ। ठीक है। और जो ताज खां करारानी ने अफगान राज्य बनाया था, उसके पुत्र दाऊद खान ने अकबर का विरोध किया। 1576 ईस्वी में पटना में ये पराजित हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार मुगल सूबा बना, और मुनीम खां गवर्नर बना। बाद में राजा मान सिंह 1587 से 94 ने सत्ता मजबूत की, और इसकी राजधानी कहाँ बनाई? रोहतास बनाई। और जहांगीर के समय छोटा नागपुर पर अधिकार हुआ, और हीरा और सोना इनको प्राप्त हुआ। देखिए, जब 1574 में अकबर जो है पटना पहुंचा था, तब हाजीपुर दुर्ग पर चढ़ाई करके उस पर अधिकार किया था। कौन सा दुर्ग था वो? हाजीपुर दुर्ग। यहाँ पे आप इसको लिखिए, हाजीपुर दुर्ग पर उसने अधिकार किया था। ठीक है। इस पे मतलब युद्ध हुआ था, आप कह सकते हैं। बाद में 1575 ईस्वी में अकबर ने मिथिला के शासक को पराजित किया। 1580 में अकबर ने बिहार को क्या किया? मुगल साम्राज्य का एक सूबा घोषित कर दिया, और राजा मान सिंह को बिहार का, जो आप कह सकते हैं मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक नियुक्त किया उनको। और आईने अकबरी के अनुसार अगर आप देखें तो बिहार जो सूबा था वो 7 सरकार उसमें थे। कौन कौन थे? बिहार था मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और सारण। इन 7 सरकारों में डिवाइड था, और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार उनको 199 परगनों में भी विभाजित किया गया था। ठीक है, बिहार को, और ये 7 सरकार में विभाजित था। ठीक है।
ये अकबर के टाइम पीरियड में सारा हुआ है। इसके बाद फिर औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में राजकुमार अजीम को सूबेदार बनाया और पटना का नाम क्या किया, अजीमाबाद किया। 1658, ठीक है, 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों ने, इन दोनों के मध्य मतलब युद्ध हुआ था, और जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। और औरंगजेब ने क्या किया, जो राजकुमार अजीम था उसको बिहार का सूबेदार बनाया। और अजीम के बेटे का नाम क्या था, फर्रुखसियर। उसका जन्म कहाँ हुआ था, वो पटना में ही हुआ था। और बाद में फिर 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, और 1717 में फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया था। वो कहानी आप, जो बंगाल की स्थापना, ये सारी चीज़ें वो आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको मिलेगा। और मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, टाइम पीरियड 1727 से 1739, और सरफराज खां 1739 से 1740, ये सारे बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद टाइम पीरियड आता है अलीवर्दी खां का। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ और बिहार में पहला मुगल राज्याभिषेक था। ठीक है, ये पैदा भी यहीं हुआ था और इसका जो राज्याभिषेक भी यहीं हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिहार बंगाल का हिस्सा बना। मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, अलीवर्दी खां यहाँ पे 1756 ईस्वी तक इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया। अलीवर्दी खां का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1740 से लेकर के 1756 तक का। ठीक है, और 1740 में ये नवाब बना। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में है। देखिए, अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें उसने से एक की शादी ढाका में की, दूसरे की शादी पूर्णिया में की, और तीसरी की शादी उसने पटना में, मतलब शासकों के साथ ही की थी। बाद में 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जो सबसे छोटी पुत्री है, उसका जो लड़का होता है सिराजुद्दौला, ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो है नवाब बनता है। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। और अलीवर्दी खां ने इसको मतलब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बाद में 1757 में जाके बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला पराजित होता है और भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है। ये पूरी एक कंप्लीट समरी है इसकी। ठीक है, तो मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति रही वो आपने यहाँ पे देखी, कैसे कैसे चीज़ें आगे चलती रहीं। इसके बाद सिख धर्म और बिहार। तो गुरु नानक देव विजिटेड गया, राजगीर, पटना, मुंगेर एंड भागलपुर। तो ये गुरु नानक देव यहाँ पे गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर की इन्होंने यात्रा की। ठीक है, और जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ये भी विजिटेड कहाँ की इन्होंने, पटना में। और अपनी पत्नी जो थी गुजरी देवी को वहीं छोड़ आए थे। और यहीं गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। ठीक है, पटना में ही। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। और पटना स्थित जो तख्त श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल बना, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये जो सिख धर्म और बिहार, ये आपस में जो क्या कोरिलेशन है वो सारी आपने देखी। महत्वपूर्ण चीज़ें, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इनसे रिलेट करके प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अब वो डायरेक्ट आ जाएं या बिहार स्पेशल के फॉर्मेट में आ जाएं, वो सारी चीज़ें तो पेपर पे ही निर्भर करता है कैसा होगा। तो मध्यकालीन बिहार को यहाँ पे हमने पूरा कवर करने की कोशिश की। आधुनिक भारत में बिहार का इतिहास शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और विद्रोह आंदोलन। ठीक है, तो जो बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, वहां से आधुनिक भारत के इतिहास का प्रारंभ होता है बिहार में भी। देखिए, सबसे पहले कौन आया तो वो आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो पुर्तगाली बिहार में व्यापार के लिए आने वाले सबसे पहले व्यापारी थे। कौन, यहाँ पे नोट कर लीजिए, पुर्तगाली। और इन्होंने अपना जो व्यापारिक केंद्र बनाया वो कहाँ पे बनाया था, ये हुगली में बनाया था। ठीक है, जहाँ से ये नाव के द्वारा कहाँ आते थे, पटना आते जाते रहते थे। और उस समय आप ये देखें कि बिहार जो था वो सोरे के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। शोरे या शोरा, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, सोरे का उत्पादन, इसके लिए बिहार काफ़ी फेमस था। ठीक है, और इसी सोरे के उत्पादन ने औपनिवेशिक शक्तियों को क्या किया, बिहार में आने के लिए आकर्षित किया। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे पहला जो फैक्ट है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो हुगली से नाव के द्वारा पटना पहुंचते थे और यहाँ से शोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले प्राप्त करते थे। डच कंपनियों ने 1632 ईस्वी में पटना, यानी जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है, वहाँ पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और इनकी भी रुचि जो थी सोरा और सूती वस्त्रों में ही थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में आलमगंज, पटना में व्यापारिक केंद्र खोला, लेकिन ये 1621 में बंद हो गया।
उन्हें वास्तविक सफलता कब मिली? 1651 में मिली। ठीक है, तो 1620 में तो पहली बार उन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, लेकिन फिर बाद में वो बंद हो गया था। और इसके बाद अंग्रेज जो थे वो नील के उत्पादन की ओर भी आकर्षित हुए। किस? नील उत्पादन, इसकी ओर भी वो आकर्षित हुए। और 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये आपने यहाँ पे देखा। थोड़ा सा अगर मैं इतिहास के बारे में इसमें जाऊं तो मैं आपको बताऊं, देखिए बिहार का जो सूबेदार था शाइस्ता खां, उसका नाम था शाइस्ता खां। इसके द्वारा व्यापार पर कर लगा देने के कारण जो अंग्रेज थे वो क्षुब्ध हो गए थे, वो परेशान हो गए थे और नाराज भी थे आप कह सकते हैं। और जो पटना की ब्रिटिश फैक्ट्री था उसका जो प्रमुख था उसका नाम था जॉब चारनाक। जॉब चारनाक, जिसने कि कलकत्ता शहर की स्थापना की है। इसने हुगली शहर को लूट लिया। बाद में 1717 में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ और इसके कारण फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को क्या किया? बिहार और बंगाल के व्यापार की पुनः मतलब वहां पे करने की स्वतंत्रता उनको प्रदान की। किसने प्रदान की थी? 1717 में फर्रुखसियर ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया और उसने डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। तो पीटर मुंडी कौन था? एक अंग्रेज यात्री था। कब आया था बिहार? 1632 में। अंग्रेजी फैक्ट्री का स्थान वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय है। डेनिस कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के पास अपनी फैक्ट्री स्थापित की और मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी और व्यापार करने सिक्के प्रयोग की अनुमति दी। इस आदेश को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री था जो कि यहाँ आया था। बंगाल, बिहार और अंग्रेज। तो अंग्रेज कंपनी ने 1717 ईस्वी में जो व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए थे उसमें बंगाल के नवाब अली वर्दी खां स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसका नाती जो था सिराजुद्दौला ये नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को नवाब बनाया और 1760 ईस्वी में मीर जाफर को फिर से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक है, एक फ्रांसीसी यात्री का जिक्र यहाँ पे आया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। उसका नाम था ट्रेवरनियर। ट्रेवरनियर, ठीक है, ट्रेवरनियर क्या था? एक फ्रांसीसी यात्री था ये। तो इसका जो यात्रा विवरण है इसमें इसने ये बताया है कि पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है। पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है। ठीक है, ट्रेवरनियर ने बताया है सबसे बड़ा नगर। किसने कहा है? ये एक फ्रांसीसी यात्री ने कहा है। और एक और यात्री है उसका नाम है मैनरिक। यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए ये सब फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं। मैनरिक, ठीक है, तो मैनरिक ने पटना की जनसंख्या उस समय बताई कितनी? 2 लाख के आसपास। 2 लाख की पॉपुलेशन बताई मैनरिक ने। एक व्यापारी का नाम और है जॉन मार्शल, ये अंग्रेज है। और पीटर मुंडी की अभी आपने ऊपर देखा ही, पीटर मुंडी। तो जॉन मार्शल और पीटर मुंडी इनका जो था पटना आगमन हुआ 1630 में या 1632, कहीं कहीं लिखा भी होता है। और इनके मध्य तक ये दोनों मतलब बिहार रहे। 1630 से लेकर 1634 के मध्य आप ये कह सकते हैं कि दोनों लोग ये बिहार रहे। बाकी जब प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इस दौरान मीर जाफर जो था वो लॉर्ड क्लाइव के साथ पटना आया था और क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब बनाया था। मीरन को क्या बनाया था? बिहार का उप नवाब। ठीक है, लेकिन जो मीरन था वो वास्तव में मतलब सत्ता पे कभी बैठ नहीं सका, सत्तासीन नहीं हो सका। जो मुगल शहजादा अली गौहर या आप उसको कह सकते हैं शाह आलम द्वितीय, मतलब उसी का नाम है, शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर के नाम से जानते हैं। तो बिहार के क्षेत्र में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास इसने किया था। इसके बाद मीर कासिम ने राजधानी मुंगेर स्थापित की और कर समाप्त किए, जिससे अंग्रेज नाराज हुए। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ
संघर्ष किया और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया। ठीक है, देखिए जिस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, ऐसी परिस्थितियां पहले भी विद्यमान थी। 1783 में बिहार में एक भीषण अकाल आया था, जिससे अनाज का जो भंडारण था, अनाज भंडारण कहाँ रखा गया था? पटना में। पटना के गोल घर का निर्माण इसीलिए कराया गया था कि वहां पर अनाज का भंडारण कराया जा सके। ठीक है, बाकी अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और अपनी अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण फिर से उसे उतार के मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को ही बनाए। तो ये आपस में इधर उधर इंटरचेंज करते रहे, लेकिन बाद में मीर कासिम ने जो अंग्रेजी हस्तक्षेप था उससे बचने के लिए अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी? मुंगेर। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद फिर 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, जब इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और इसी को मतलब लगान वसूली का अधिकार भी कहते हैं। ये सारा इनको मिल गया इलाहाबाद की संधि से। 2 संधियां हुई थी। 1766 ईस्वी में अंग्रेजों ने बिहार प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और 1770 और 1783 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। इस दौरान अंग्रेज इंजीनियर, क्या नाम था? जॉन गॉस्टिन, इन्हें 1784 ईस्वी में पटना में गोल घर का निर्माण कराया। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। इसके बाद फिर प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए अंग्रेजों की नीतियों से आप देखें कि जो असंतुष्ट कौन कौन था उस समय जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, उसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना ने बक्सर का युद्ध है वो लड़ा था। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ रही थी? तो उसका नाम था हेनरी मुनरो, सॉरी हेक्टर मुनरो नाम था उसका, हेनरी नहीं नाम था। ठीक है, हेक्टर मुनरो नाम था उसका। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था बक्सर बिहार में 1764 में। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, आप जानते हैं, और इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और इसी के साथ ही अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभार हुआ। बाद में शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो क्षेत्र था वहां लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे भी दिया गया और 1765 में बिहार, बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, द्वैत शासन की स्थापना ये की गई। बाद में 1793 का आप जानते हैं जो परमानेंट सेटलमेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, वो भी इसी में लागू किया गया। कुछ बिहार से स्पेशल महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ लिखा जाए? हाँ, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए काशी के जो राजा थे चैत सिंह, चैत सिंह इनका नाम है, चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर 1781 ईस्वी में पटना के कुछ जमींदारों ने भी विद्रोह किया था, लेकिन वो एक असफल विद्रोह था और बाद में अंग्रेजों द्वारा बिहार में जो फौजदारी प्रशासन था उसको अपने अधिकार में लेने के पश्चात, नाम है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। ठीक है, फ्रांसिस ग्रांट, इसको पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये नाम याद रखिएगा। अगर आप जो प्रशासनिक परिवर्तन रहा बिहार का 1865 से 66, इसको भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो 3-4 डेटें आपको याद होनी चाहिए। पहला डेट 1865 का है। देखिए 1865 में पटना और गया को अलग अलग जिलों के रूप में संगठित किया गया। 1866 की जो डेट है वो सारण जिले को पृथक करके चंपारण जिले का निर्माण किया गया। तीसरी जो डेट है 1869 की, इसमें पटना जिले के कुछ क्षेत्रों को तिरहुत में मिलाया गया और 1875 का जो डेट है उसमें तिरहुत, मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 इकाइयों में इनको विभाजित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इससे रिलेट करके। चलिए अब जो प्रमुख जनजातीय विद्रोह है उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक उनकी समरी लिखिए, बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से याद करिएगा। तमाड़ विद्रोह 1789 से 94 छोटा नागपुर क्षेत्र में। चेरो विद्रोह हुआ 1802, पलामू ने इसका नेतृत्व किया भूषण सिंह ने। हो विद्रोह हुआ 1820-21 में सिंहभूम में। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ, ये छोटा नागपुर में, इसका नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। सांथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना, इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू, कान्हू, चांद और बहरो ने। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 छोटा नागपुर और सिंहभूम में।
मुंडा विद्रोह हुआ 1895 से 1900 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह को भी इसी नाम से जाना जाता है। ताना भगत विद्रोह 1913-14 गुमला में हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया? चतरा भगत, कहीं कहीं जतरा भगत, इस तरह से लिखा रहता है। चलिए डिटेल में इनको समझते हैं। तो जो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, ये जो विद्रोह है भागलपुर से राजमहल तक फैला, जिसे दामन ए कोह कहा जाता है। और इसका जो मुख्य कारण था बाहरी लोग यानी दीकुओं द्वारा शोषण और पारंपरिक माझी व्यवस्था में हस्तक्षेप था। इसका नेतृत्व किया सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन परिणाम इसका क्या हुआ कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये लाया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 ये लाया गया। ठीक है। अब जो संथाल जनजाति थी वो कंपनी के जो अमानवीय कानून थे, पुलिस है, ठेकेदार है, या फिर जो बाहरी लोग हैं, इनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। और बिहार के भागलपुर से राजमहल तक जो संथाल का बसावट का क्षेत्र है, जिसको क्या कहा जाता है? दामन ए कोह। ठीक है, ये नाम इन्होंने दिया था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन किया गया। पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, और पुलिस की गोली से ही चांद और भैरव की हत्या भी की गई, उनको मार दिया गया, और सिद्धू और कानू को फांसी दे दी गई। तो ये संथाल विद्रोह है। ठीक है, 1855-56। इसके बाद आता है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। तो इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, और मुख्य कारण दीकुओं द्वारा शोषण और खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन था। नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, और जिन्होंने धार्मिक सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हुई। ठीक है। विद्रोह के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ये पारित किया गया। तो ये मुंडा विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, आदिवासी विद्रोह का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रोह है ये मुंडा विद्रोह। तो और बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में हुआ था, और रांची डिस्ट्रिक्ट के उलीहातू गांव में हुआ था। इनमें इन्होंने मिशनरियों में थोड़ी बहुत इनको शिक्षा भी मिली थी, और वो जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर कुछ समय के लिए ईसाई भी बने थे। इसके अतिरिक्त वो वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे, इसलिए पुनः इन्होंने अपने पूर्वजों का धर्म भी अपना लिया। अगर बिरसा मुंडा के पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की बात करें तो इन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया इन्होंने, और मतलब एक मान्यता ऐसी है कि 1895 में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए, और वो पैगंबर होने का दावा भी करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। सामूहिक खेती की परंपरा जो है ये मुंडा जनजाति की एक प्रचलित व्यवस्था है, और 1899 में मुंडाओं ने इसमें विद्रोह किया था। देखिए, इस विद्रोह में देखें तो पुरुष महिला सभी लोगों ने भाग लिया था, और 1900 के आसपास जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1919 में एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है सैलर केब। सैलर केब पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा ये पराजित हुई, और इसके कुछ दिनों बाद बिरसा पकड़ा गया और उसको जेल में उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के पश्चात वो विद्रोह ऑटोमेटिक शांत हो गया। तो ये कुछ डिटेल थी मुंडा विद्रोह के बारे में। इसके बाद जो अन्य विद्रोह हैं, वहाबी आंदोलन 19वीं सदी सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में, जिसका एक प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना। नूनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 शोरा उत्पादक वर्ग के द्वारा अंग्रेजों की मनमानी के खिलाफ। लोटा विद्रोह 1856 में हुआ मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा, जिसमें पीतल का लोटा वापस पाने की मांग को लेकर ये सारी चीजें की गई थी। देखिए, और भी बहुत सारे इसमें विद्रोह हैं जो कि अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार। 12 जून 1857 को देवघर के रोहड़ी गांव में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्हें फांसी दी गई। 25 जुलाई को दानापुर में 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह किया और कुंवर सिंह से मिल गए। कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया और बाद में लखनऊ व कानपुर तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। 23 अप्रैल 1858 को शिवराजपुर घाट पर लड़ाई के दौरान उनका हाथ घायल हुआ। उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में अर्पित कर दिया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह, इन्होंने विद्रोह को आगे बढ़ाया, लेकिन 1858 के अंत तक अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। तो ये सारी चीजें डिटेल में है। देखिए, अमर सिंह को देखें तो अमर सिंह ने कहाँ पे, तो अमर सिंह ने महत्वपूर्ण चीजें हैं। जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की थी। किसने? समानांतर
भारतीय सरकार की स्थापना ये किसने की थी? ये अमर सिंह ने की थी, कुंवर सिंह ने नहीं की थी। और अमर सिंह के भाई थे हरिकिशन सिंह, इसके प्रमुख थे। कौन? हरिकिशन सिंह जो थे ये इस संस्था के, या ये जो सरकार बनाई थी इसके प्रमुख थे। बाद में अंग्रेजों ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया और गोरखपुर जेल में उनको बंद किया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाद में उनकी बीमारी से वहां पे मृत्यु हो गई। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ प्रथम अधिवेशन में। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। इसके बाद जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, या आप ये कहें कि जो आईएनसी के अधिवेशन हुए वो कितने हुए, तो केवल 3 हुए। याद करना बहुत आसान है, 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ, इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर। और 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, अध्यक्ष चितरंजन दास। और 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़, जो कि झारखंड में है, इसके अध्यक्ष कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। तो ये तीनों अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इनको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। देखिए, जो 27वां अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मुधोलकर ने की थी, पूछा गया है। इसके बाद जो बंग भंग स्वदेशी आंदोलन, अब 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। और बिहार में विभाजन का विरोध दरभंगा में 16 दिसंबर 1905 से रक्षाबंधन समारोह के रूप में मनाया गया, जिसकी प्रेरणा किसने दी थी? सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने दी थी। और विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई और बाद में अंततः बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया, वो आगे है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो डेट है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से बम गाड़ी में बैठे प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और पुत्री पर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को पूसा से गिरफ्तार कर लिया गया। और खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन? खुदीराम बोस, 18 वर्ष की आयु में। इसके बाद आता है होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक ने पूना में स्थापना की। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में शाखा इसकी स्थापित की गई। इसके प्रमुख सदस्य तो खां बहादुर सरफराज हुसैन खां, राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष इसके, चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह इसके सचिव थे। ठीक है। एनी बेसेंट ने पटना 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को आई और स्वशासन के विचारों का प्रचार किया। तो 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ आई? पटना आई। इसके जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह है। तो चंपारण में किसानों पर 3 कट्ठिया प्रथा लागू थी, जिसके अंतर्गत 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य था और यहीं से महात्मा गांधी का उदय होता है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था पटना आने के लिए, चंपारण आने के लिए, और गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी गए। उन्हें 16 अप्रैल 1917 को गिरफ्तार किया गया, परंतु 21 अप्रैल को फिर से रिहा कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार का जो नियम है 3 कट्ठिया वाला, 3/20 मतलब ये कहा जाता है 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को 3 कट्ठिया कहा जाता है। मतलब ये कराते भी थे, लेकिन इससे कोई लाभ किसानों को नहीं होता था। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और परिणाम स्वरूप चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 3 कट्ठिया जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। आप ये कहें कि बिहार में जो उस समय का उपराज्यपाल था वो कौन था? उसका नाम है एडवर्ड अल्बर्ट गेट। इसी के द्वारा ये जो समिति बिठाई गई थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इसका गठन किया गया था।
अब इसमें गांधी जी के साथ साथ एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डी.जे. रीड और रैनी इसके सदस्य भी थे, तो नाम भी याद रखिएगा। और जो चंपारण एग्रेरियन समिति थी, इसको नाम ये दिया गया था और इसी में तिनकठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी। गांधी जी का जो भारत का यह पहला सफल सत्याग्रह था और इनके सहयोगी नेता राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल और शंभू शरण, ये लोग थे। ठीक है, मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूँ। जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी है, तो इसमें गांधी जी के, एक तो गांधी जी थे, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डी.जे. रीड और रैनी, ये सब इसके सदस्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष तो मैं बताना भूल गया, इसके अध्यक्ष का नाम क्या था? वो था F.G. स्लाई। ठीक है, F.G. स्लाई, जो चंपारण एग्रेरियन कमेटी थी उसके अध्यक्ष ये थे। सदस्य के बारे में मैंने आपको बताया, गांधी जी भी उसके सदस्य थे। चंपारण सत्याग्रह में जो राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब लोग मतलब गांधी जी के सहयोगी, तो वो आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद फिर किसान आंदोलन और बिहार। तो 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की और 1929 में सोनपुर मेले में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव इसके श्री कृष्ण सिंह हैं। ये फैक्ट कई बार पूछा गया है। 1929 में कहाँ पे? सोनपुर मेले में। 1934 में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। 1935 में तीसरा अधिवेशन हाजीपुर में हुआ, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। 1936 में मुंगेर के बढ़िया ताल में जमींदारी उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन हुआ और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती ने, और सचिव इसके कौन? N.G. रंगा। ठीक है, इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 का ये टाइम पीरियड है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था और नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई और 19 मार्च 1920 को बिहार के मुसलमानों ने हड़ताल की इसके लिए। और ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर चला, लेकिन 1924 में तुर्की के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसके द्वारा खलीफा पद समाप्त करने पर आंदोलन क्या हुआ? निष्प्रभावी हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अगर देखें आप किसने किया, तो वो किया अली बंधु ने, और इसमें जो प्रसिद्ध नाम है वो मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, इन्होंने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता इसमें थे गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद, इस आंदोलन में व्यापक उन्होंने समर्थन भी दिया था और बिहार में भी इस आंदोलन की तीव्र प्रतिक्रिया रही। इसके बाद असहयोग आंदोलन और बिहार 1920-22 का टाइम पीरियड। सितंबर 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, गांधी जी का प्रस्ताव पारित हुआ और बिहार प्रांतीय सम्मेलन भागलपुर ये हुआ और अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें असहयोग पर बल दिया गया। इसमें नेता जो थे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी, चुनाव से नाम वापस ले लिए इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने उपाधि और पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय महाविद्यालय और बाद में बिहार राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय और बाद में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम जो कि पटना में, उसकी स्थापना की और द मदरलैंड नामक अखबार निकाला। पूछा गया ये 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन हुआ पटना में, जो हड़ताल आयोजित की गई और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। कुछ और चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके आगे की बात। देखिए, अगर आप ये देखें कि बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता कौन कौन रहे, तो आप उनको यहाँ पे लिख ही लीजिए। शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद, इन तीनों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाह मोहम्मद जुबैर, ये, और जो दूसरा नाम है वो है गुलाम इमाम और जो तीसरा नाम है वो है गोरख प्रसाद। ठीक है, इसमें से जो गोरख प्रसाद थे ये मोतिहारी के थे, गुलाम इमाम पटना के थे और शाह मोहम्मद जुबैर कहाँ के थे? मुंगेर के थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। 6 फरवरी 1921 को आपने ऊपर देखा कि बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया
और असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो ब्रिटेन के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, पटना आगमन इनका कब हुआ? 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर 1921 को इनका आगमन हुआ और मतलब उसमें हड़ताल भी रखी गई। और मजहरुल हक के बारे में ये आपने फैक्ट देखा है, ये पूछा गया है, मदरलैंड और सदाकत आश्रम कहाँ पे है और ये सब सारी चीज़ें। फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ बिहार में। कब हुआ? फरवरी 1923 में स्वराज दल, ठीक है, इसका गठन हुआ बिहार में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे और श्री कृष्ण सिंह इसके मतलब प्रमुख नेता भी रहे। बाकी फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया नामक संस्था का गठन किया गया। कहाँ पे? फुलवारी में। फुलवारी में इमारत-ए-शरिया, इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा? मौलाना सज्जाद के द्वारा, ठीक है। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में गया में हुआ, आप जानते हैं, चित्तरंजन दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी में परिषद में प्रवेश की समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इनका विरोध किया था। मतलब ये चाहते थे कि परिषद, जो विधान परिषद है उसमें प्रवेश किया जाए, उसमें चुनाव लड़के जाया जाए, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी और इन्हीं मतभेदों के कारण चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर स्वराज दल का गठन किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार के शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। नशाबंदी आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये शाहाबाद में हुआ था, शाहाबाद बिहार में। और इसी में लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई थी और जब आंदोलन चरम स्थिति पर था, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, 5 फरवरी 1922 को हिंसा के कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 2-3 चीज़ें और मैं आपको बता दूं, इसमें नोट नहीं हो पाया है। पहला तो जो है वो है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन और बिहार, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई और दूसरी जो चीज़ छूट गई वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में भी आगे आपको मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद इसमें जो एक है पटना सचिवालय गोलीकांड, जैसे प्रश्न पूछा गया है, पटना सचिवालय गोलीकांड के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद फिर स्वतंत्र भारत का उदय, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर आप यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी क्रम में बिहार में जो विदेशी वस्त्र और नशीले पदार्थ, इनकी दुकानों पर धरना देने का कार्य सारा आरंभ हुआ। पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, स्वदेशी संघ की स्थापना हुई, ठीक है। तो स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई? मई 1930 में हुई और 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान भी चलाया गया। बिहार में समुद्री तट न होने के कारण सोडे से नमक बनाने पर भी बल दिया गया। ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ। तो सोडे से नमक बनाने की बात इसी आंदोलन में की गई और चौकीदारी कर ना देने की भी बात इसमें की गई, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इनको याद रखिएगा। साइमन कमीशन को देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में जो मतलब अधिनियम आया था, उससे जांच और सारी चीज़ों को करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन बाहर आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से, मैं खासतौर पर बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य कहाँ पहुँचे? वो पटना पहुँचे और यहाँ भी उनको अपना प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवाद समर्थक लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया, जाहिर सी बात है। और आयोग के जो सदस्य थे, महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव चले गए और यहाँ भी राष्ट्रवादियों के द्वारा उनका व्यापक विरोध हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी के दौरान एक नारा या आप कह सकते गीत एक गाया गया कि उठो जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ये साइमन कमीशन को मतलब इस तरह से ट्रीट किया गया बिहार में। इसके बाद फिर पटना जो सचिवालय गोलीकांड है, महत्वपूर्ण चीज़ें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में पूछा गया है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, इसका स्थापना हुआ 1934 में
संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामवृक्ष बेनीपुरी। अध्यक्ष इसके आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। सचिव इसके जयप्रकाश नारायण, और पार्टी भंग कब कर दी गई? 1948 में। इसके बाद फिर जो आता है भारत छोड़ो आंदोलन, वहां भी देख लेते हैं। तो 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद, पटना के जिलाधिकारी उस समय थे, WC आर्चर के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, और उनके साथ साथ मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। और महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने दमनकारी सरकारी नीतियों के विरोध से उसमें अपने पद से त्याग पत्र दिया था। किसने? श्री बलदेव सहाय, ठीक है। नाम याद रखिएगा, प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम पटना जो गोलीकांड रहा, पटना सचिवालय गोलीकांड, सॉरी, ये कब हुआ? तो ये हुआ 11 अगस्त 1942 को राष्ट्रवादी युवकों के द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार जो विधानसभा उसकी इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, लेकिन जो पटना के कलेक्टर उस समय के थे आर्चर, उनने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया, और इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हुई। अब जो उसमें शहीद छात्र थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए, शायद एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं नाम आपको बता देता हूँ जो 7 छात्र थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, ये रहने वाले हैं सारण के। सतीश प्रसाद झा दूसरे थे, तीसरे जगपति कुमार, तीसरे रामानंद सिंह, चौथे देवीपत चौधरी, और 5वां जो नाम है वो राम गोविंद सिंह, छठा जो नाम है वो राजेंद्र सिंह का, ठीक है। तो ये जो है पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद के नाम है, बिल्कुल आपको थोड़ा याद रखिएगा इनको बारे में भी अच्छी तरीके से। इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने वर्तमान में जो झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में का गठन किया, एक दल का गठन किया, उसका नाम है आजाद दस्ता, ठीक है। देखिए, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारी चीजें मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब यही है। इसके बाद तो ये आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण ने की थी। और इस दस्ते का उद्देश्य क्या था? तो यही था कि छापामार युद्ध के द्वारा तोड़फोड़ करना, ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीजें। इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था, ये भी याद रखिएगा। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार के जो महिलाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़कर ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया था। कदम कुआं कहाँ पे है? कदम कुआं ये पटना में है, ठीक है। इसमें महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकाला, सभाओं का आयोजन किया, और इसकी अध्यक्ष का नाम था श्रीमती भगवती देवी। और ये कौन है? ये राजेंद्र प्रसाद जी की बहन है, भगवती देवी। सरकारी जो दमनात्मक नीतियां हुई उनके विरोध मतलब काफ़ी हुआ, और संपूर्ण बिहार में ये फैला। भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख कौन थे? तो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल बिहार की महिलाएं, नाम एक बार आप सुन लीजिए। श्रीमती भगवती देवी, ये पटना से, शांति देवी छपरा से, सुनीति देवी वैशाली से, राधिका देवी वैशाली से, श्रीमती माया देवी भागलपुर से, भवानी मल्होत्रा ये मुजफ्फरपुर से, रामस्वरूप देवी भागलपुर से, अकली देवी ये शाहबाद से, धतूरी देवी मुंगेर से, अंकेरी देवी मुंगेर से, और रूपंतिया देवी मुंगेर से। कई बार ऑप्शन में इस तरह से नाम रख दिए जाते हैं तो वो छांट के अलग अलग करना होता है, तो इसलिए वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। बाकी इसमें 1946 की बात करें तो देश में चुनाव कराए गए। चुनाव के परिणाम 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का भी गठन किया गया, जिसमें 9 सितंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात श्री जयराम दौलत राम ने बिहार में प्रथम राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू होने के बाद बिहार भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप एक राज्य में परिवर्तित हो गया। तो प्रथम राज्यपाल श्री जयराम दास दौलत राम, और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि आपको जाननी चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ खास ऐसा बचा नहीं है।
ठीक है। तो ये कंप्लीट पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो बिहार में, वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया कि बिहार स्पेशल से रिलेट करके जो फैक्ट लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें, और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें रिलेट करके पूछी गई वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पूरी डिस्कस करने की कोशिश की। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा।